हेलो फ्रेंड, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं इस समय भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज प्रारंभ किया हूं और भारतीय राज्य व्यवस्था की इस कड़ी में मैं आप लोगों को आज केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताने जा रहा हूं। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, यानी कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि इंडिया इज यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट। हमारे भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन, फेडरेशन का प्रयोग नहीं किया गया है, फेडरेशन का प्रयोग नहीं किया गया है। फेडरेशन का मतलब भी होता है संघ, यूनियन का भी मतलब होता है संघ, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों के जो मूल उत्पत्ति है उसमें अंतर है। यूनियन का मतलब होता है एक इकाई, और ऐसी इकाई जो कभी अलग नहीं हो सकती है। तो भारत एक ऐसा संघ है, राज्यों का एक ऐसा संघ है, राज्यों का संघ भारत है। भारत क्या है? राज्यों का एक ऐसा संघ है जो कभी अलग नहीं हो सकता है, यह अलग नहीं हो सकता है। जो यहाँ की इकाई है, यानी कि राज्य जो है उनको स्वतंत्र होने की छूट प्रदान नहीं की गई है। जबकि जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन यानी कि संघ, जैसे कि सोवियत संघ, अमेरिका वगैरह विभिन्न जो राज्य हैं, कनाडा, जो जो संघात्मक शासन, स्विट्जरलैंड, जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं, जहां फेडरेशन है वहां पे इकाइयों को यानी कि प्रांतों को छूट प्रदान कर दी गई है, स्वायत्तता प्रदान कर दी गई है कि वह राज्यों से अलग होते हैं। जैसे कि सोवियत संघ रूस, जिसका हम नाम सुने हैं, सोवियत संघ रूस, 1991 में यह कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। सोवियत संघ रूस, यह भी राज्यों का संघ थे, यह भी संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश था। लेकिन जो संघात्मक शासन व्यवस्था में जो होता है वह संविदा के द्वारा होता है, करार होता है, उनमें संविदा होता है, करार होता है। वह जो राज्य होते हैं अपने कुछ विषयों को केंद्र को दे देते हैं और कुछ विषयों को अपने पास रख लेते हैं, यानी कि मिलकर राज्य संघ बना लेते हैं। जो स्थानीय स्तर के विषय होते हैं वह अपने पास रखते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के विषय होते हैं वह संघ को दे देते हैं। तो उन राज्यों के बीच करार होता है, संविदा होता है। जैसे ही वह करार जब भंग करना चाहें तो वह भंग करने के पश्चात वह स्वतंत्र इकाई के रूप में अलग हो सकते हैं, वह स्वायत्त देश के रूप में हो सकते हैं। जैसे कि सोवियत संघ रूस के साथ हुआ 1991 में, वह सोवियत गणराज्य जो था वह कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। सारे जो छोटे छोटे राज्य थे वह एक स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व कायम कर लिए, यानी स्वतंत्र देश के रूप में विकसित हो जाते हैं। लेकिन हमारे भारत संघात्मक शासन वाला देश है, परंतु जो राज्य की इकाइयां हैं उनके बीच किसी प्रकार का समझौता नहीं है। हमारा जो है भारतीय संविधान के द्वारा ही राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई हैं, केंद्र को शक्तियां प्रदान की गई है। तो इस तरह से हमारे भारत में राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। एक राज्य के दो टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से एक अलग भूभाग बना दिया गया, उसका क्या नाम है? उत्तराखंड। इसी तरह से बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, यानी कि एक राज्य को कई टुकड़ों में, कई प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन उनको स्वतंत्रता या स्वायत्तता प्रदान नहीं की जा सकती है। तो हमारा भारत जो है यह राज्यों का संघ है। और इस राज्यों का संघ है तो उसमें शक्तियों का बंटवारा भी कर दिया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत, भाग 11 के अंतर्गत, भाग 11
भाग 11 के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। इसमें 3 सूचियां दे दी गई हैं। जैसे भाग 11 जो है अनुच्छेद 245 से लेकर 293 तक है। केंद्र राज्य संबंधों का जो बंटवारा है वह उसको हम 3 शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। पहला है विधायी संबंध, विधायी संबंध। यह अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक दिया गया है। दूसरा है प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध। यह अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक दिया गया है। तीसरा है वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध। यह अनुच्छेद 264 लेके 293 तक दिया गया है। भाग 11 में अनुसूची 7 में इन सूचियों का बंटवारा किया गया है। किसमें? अनुसूची 7 में इनका बंटवारा किसमें किया गया है? अनुसूची 7 में। तो इस तरह से चौथा है न्यायिक संबंध। चौथा हम ले सकते हैं न्यायिक संबंध, न्यायिक संबंध, न्यायिक संबंध। चूंकि जो हमारी न्यायपालिका है वह इकहरी है, एकीकृत व्यवस्था है, यानी सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके जिला न्यायालय तक वह सब एक ही विधि विधान के अंतर्गत चलती है, एक ही कानून के अंतर्गत चलती है। हाई कोर्ट जो चलती है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चलती है, और जो जिला न्यायालय चलती है वह हाई कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार चलती है। तो इस तरह से न्यायिक संबंधों का कोई विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है। यह न्यायपालिका जो है यह स्वतंत्र है, इकहरी शासन व्यवस्था, इकहरी है, एकीकृत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को विधायी संबंधों के बारे में बताऊंगा। विधायी संबंध, विधायी संबंध। भारतीय संविधान के अंतर्गत विधायी संबंधों का या विधायी शक्तियों का विभाजन 2 आधारों पर किया गया है। विधायी संबंधों का विभाजन जो किया गया है वह 2 आधारों पर किया गया है विभाजन। पहला आधार है क्षेत्र के आधार पर या भौगोलिक आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर। दूसरा है विषयों के आधार पर, विषयों के आधार पर। अनुच्छेद 245, यह अनुच्छेद 245 के अंतर्गत क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंधों का विभाजन किया गया है। अनुच्छेद 246 में विषयों के आधार पर किया गया है। क्षेत्र के आधार पर विभाजन कैसा है या भौगोलिक आधार पर विभाजन कैसा है? अनुच्छेद 245 में यह कहा गया है कि संसद को यह अधिकार होगा, ये जो संसद है हमारी पार्लियामेंट जो है, यह संसद पूरे राज्यों यानी कि जितने भी संघ राज्य हैं या फिर संघ शासित प्रदेश हैं सबके लिए कानून बनाएगी। संसद समस्त भारत क्षेत्र के लिए कानून बनाएगी और संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारत
क्षेत्र पर लागू होगा और संघ शासित प्रदेशों पर लागू होगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 245 जो है संसद को शक्ति प्रदान करता है। कैसी शक्ति प्रदान करता है? विधि निर्माण करने की शक्ति। किसके लिए? समस्त भारत राज्यों के लिए, समस्त भारत राज्यों के लिए, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबके लिए संसद विधि बना सकती है। और अनुच्छेद 245 में 45(2) में यह उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 245(2) में यह उल्लेख किया गया है कि संसद जो विधि बनाएगी वह विधि राज्यों के लिए भी लागू होगी और राज्यों के साथ साथ वह समस्त विश्व में रहने वाले नागरिकों के ऊपर भी लागू होगी। जो नागरिक भारत छोड़कर, यानी कि वो भारत के नागरिक हैं लेकिन अमेरिका में रह रहे हैं, स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं, तो उनके ऊपर भी वही विधि लागू होगी जो संसद समय समय पर बनाएगी। इसमें जो एक सिद्धांत आता है क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत, और इस तरह से संसद जो है यह तो विधि बनाएगी किसके लिए? यह सभी राज्यों के लिए विधि बनाएगी, सभी राज्यों के लिए विधि बनाएगी। और दूसरा जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल जो है वह अपने राज्यों के लिए, अपने क्षेत्र में कानून बनाएगी। राज्य विधानमंडल अपने राज्यों के लिए या राज्य के कुछ क्षेत्रों के लिए कानून बना सकती है। यानी कि जो राज्य का विधानमंडल होता है वह अपने प्रदेश के लिए कानून बनाएगी। प्रदेश यानी कि जितने भी क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों के लिए या कुछ क्षेत्रों के लिए अलग कानून बना सकती है। परंतु यह जो कानून होगा यह कानून दूसरे राज्यों पर लागू नहीं होगा, राज्य के, जैसे यूपी गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वह बिहार गवर्नमेंट पर लागू नहीं होगा, बिहार राज्य पर लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ स्थितियों में लागू हो सकता है, जिसको हम क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत कहते हैं। क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत, क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत, क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत इसको कहते हैं, या क्षेत्र प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। यानी कि यह क्षेत्रीय सामीप्यता या क्षेत्रीय प्रादेशिक गठजोड़ या क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत क्या है? यदि जो राज्य है वह राज्य अपने क्षेत्र के लिए या राज्य के कुछ क्षेत्रों के लिए कानून बनाती है तो वह कानून दूसरे राज्यों पर लागू नहीं होगा। लागू किस स्थिति में होगा? जब विधि बनाने वाली राज्य और विधि की जो विषय वस्तु है उसमें कोई वास्तविक संबंध है, यानी कि एक ही विधि है और विधि की जो विषय वस्तु है और कानून बनाने वाली राज्य का जो वास्तविक संबंध है, उसी स्थिति में यह अन्य राज्यों पर लागू हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य राज्य में यह विधि तभी लागू होगी यदि उस विधि बनाने वाले राज्य तथा विधि की विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध है। इसको हम क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत कहते हैं या प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत हम कहते हैं। तो इस तरह से संसद किसके लिए कानून बनाएगी? समस्त भारत राज्य के लिए कानून बनाएगी। राज्य विधानमंडल किसके लिए कानून बनाएगी? यह राज्य अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश जब कानून बनाती है तो वह कानून कहाँ लागू होता है? केवल उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत ही लागू होता है, वह बाहर लागू नहीं होता है। तो इस तरह से पहला आधार क्या है? क्षेत्र के आधार पर या भौगोलिक आधार पर विधि निर्माण का बंटवारा किया गया है। संसद पूरे भारत के लिए और यह राज्य अपने क्षेत्रों के लिए बनाएगी। दूसरा आधार है विषयों के आधार पर। अनुच्छेद 246 में विषयों के आधार पर कानून बनाने की प्रक्रिया दी गई है, विषय दिए गए हैं। जो 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, तीनों अनुसूचियों का उल्लेख अनुच्छेद 246 में किया गया है। इसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई है। 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। पहला संघ सूची,
संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और चौथा है अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय। यहां संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन सूचियों का बंटवारा किया गया है। यह जो तीन हमारे भारतीय संविधान में जो सूचियां हैं, यह 1935 भारतीय शासन अधिनियम की देन है। 1935 भारतीय शासन अधिनियम की देन है। 1935 भारतीय शासन अधिनियम के तहत जब दोहरी शासन प्रणाली स्थापित होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित होती है, तो तीन प्रकार की सूचियां बनाई जाती हैं। एक संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय संसद को होता है। दूसरा राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। तीसरा समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? दोनों को होता है, यानी कि राज्य सरकार को भी होता है और केंद्र सरकार को भी होता है। लेकिन यदि एक ही विषय पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है, उसी विषय पर संघ सरकार भी कानून बनाती है, तो उस स्थिति में संघ सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और राज्य के द्वारा बनाया गया कानून निरसित हो जाएगा। तो इस तरह से समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। यानी कि समवर्ती सूची पर कौन बना सकता है? यह संसद बना सकती है और यह विधानमंडल भी बना सकता है। लेकिन संसद संघ सूची पर कानून बनाती है और राज्य विधानमंडल यह राज्य सूची पर कानून बनाती है। बचता है अवशिष्ट। देखिए, संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? संघ सूची में जो मूल संविधान था उसमें 97 विषय दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 99 हो गई है। लेकिन जो मूल प्रविष्ट में है वह 97 विषय ही है। इसी तरह से राज्य सूची की जो संख्या है वह इस समय 62 हो गई है और मूल संविधान में कितना था? 66 था, यानी कि 66 था। लेकिन मूल प्रविष्ट में अभी कितना है? 66 ही है। और समवर्ती सूची में जो है 52 विषय हो गए हैं। और पूर्व में कितना था? पूर्व में कितना था? पूर्व में 47 था, अब कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। यानी कि 42वें संवैधानिक, सॉरी यह 61 है, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये सब परिवर्तन कब किए गए हैं? 42वें संशोधन के अंतर्गत ये सारे परिवर्तन किए गए हैं। यानी कि मूल संविधान में कितने थे? 97 थे और फिर 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 99 कर दिया गया। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 थे, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 61 कर दिया गया और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको कितना कर दिया गया? 52 कर दिया गया। तो इस तरह से 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत इसमें संशोधन कर दिए गए। अवशिष्ट विषयों पर किसका अधिकार होता है? केंद्र सरकार का होता है। जैसे कि कनाडा में भी अवशिष्ट विषय, कनाडा और भारत यह अवशिष्ट विषयों पे कानून बना सकते हैं, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट विषयों को राज्यों को दे दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का बंटवारा किया गया है। संघ सूची में ऐसे विषय आते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, जैसे कि विदेश, प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, बीमा इत्यादि जैसे विषय जो होते हैं, वित्त इत्यादि जो विषय होते हैं वह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत ऐसे विषय होते हैं जो राज्य स्तर के होते हैं, स्थानीय स्तर के होते हैं। समवर्ती सूची, जैसे कि शिक्षा को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जिस पर कानून दोनों बना सकते हैं, कानून दोनों बना सकते हैं। अनुच्छेद 200 से, ये अनुच्छेद 246 है, अनुच्छेद 246 है। अनुच्छेद 247 जो है यह संसद को अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है कि संसद किसी भी राज्य में अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 248 जो है, अनुच्छेद 248 यह अवशिष्ट विषय के मामले में है। अवशिष्ट विषय
के संबंध में है। अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकती है। अनुच्छेद 249, 249 आपको पता होगा कि 249 क्या है? यह राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा को शक्ति दी गई है किसमें? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। यानी कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से यदि किसी भी राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। संसद को प्राप्त हो जाता है और उस पर कानून कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। लेकिन यह संसद के द्वारा बनाया गया जो विधि होगा, जो कानून होगा, यह संकल्प पारित होने के 6 महीने तक ही प्रभावित रहेगी। संकल्प जब पारित हो जाता है तो वह 1 वर्ष के लिए हो सकती है। इसी तरह से राज्यसभा भी जब संसद उस विषय पर, राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना देती है तो राज्यसभा उसको पुनः 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। 1-1 वर्ष के लिए वह बढ़ा सकती है। तो इस तरह से अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत यह राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो 250 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पर राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को प्राप्त हो जाता है, संघ की संसद को प्राप्त होता है। और यह जो विधि होगी यह 6 महीने तक प्रभावी होती है। संकल्प पारित होने के पश्चात इसको पुनः बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 251 के अंतर्गत, अनुच्छेद 251 यह कहता है कि यदि किसी विषय को लेकर, यानी कि किसी विषय पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है और संसद भी कानून बनाती है तो उसमें संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावित होगी। संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी मानी जाएगी। इसमें संसद को शक्तिशाली बनाया गया है विधि बनाने के संदर्भ में। 251 के अंतर्गत है। 252 के अंतर्गत देखिए, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संसद कब विधि बना सकती है? राज्यों की सहमति से। इसमें राज्यों की सहमति आवश्यक है, राज्यों की सहमति से। यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य सूची के किसी विषय को, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको दे सकते हैं? संसद को दे सकते हैं। और 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है? संसद को प्राप्त हो जाता है। अभी तक 2 बार ऐसा किया गया, 2 बार ऐसा किया गया। एक 1953 में मुंबई और अन्य राज्य थे, और फिर एक 1953 में 5 राज्यों के द्वारा किया गया था, 1955 में 8 राज्यों के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से 2 बार अभी राज्यों की सहमति बनी और उस विषय पर संसद कानून बनाई। अनुच्छेद 253 जो है, अनुच्छेद 253 यह कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संधि या करार को लागू कराने के लिए, अंतरराष्ट्रीय संधि या करार, अंतरराष्ट्रीय संधि या करार लागू कराने के लिए संसद किसी विषय पर कानून बना सकती है। जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं, अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं, उसके तहत यदि कोई कानून बनाया जाता है तो वह संसद बनाती है और समस्त भारत राज्य पर वह कानून प्रभावी होगा, लागू होगा। अनुच्छेद 254 यह कहता है कि राज्यों
और संसद के कानूनों में असंगति होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। यानी कि 254 के अंतर्गत क्या है, असंगति का प्रभाव दिया गया है। 254 में असंगति का प्रभाव दिया गया है। यह जो केंद्र और राज्य संबंध है, इसका हमने विधायी संबंधों के बारे में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक मैंने आप लोगों को अवगत कराया। यानी कि एक बार इसको हम फिर से डिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 245 में भौगोलिक आधार पर विधि बनाने की शक्तियां विभाजित की गई हैं। यानी कि पूरे भारत के लिए संसद कानून बनाती है और राज्यों के लिए राज्य कानून बनाती है। 246 के अंतर्गत विषयों के आधार पर बंटवारा किया गया है। 246 के अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 99 विषय हैं, राज सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अवशिष्ट विषय जो है, अवशिष्ट विषय ऐसे विषय होते हैं जो न तो संघ सूची में होता है न तो राज्य सूची में होता है, जिनका कोई उल्लेख नहीं किया जाता है, उसको अवशिष्ट विषय में डाल दिया जाता है। तो अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? संसद को प्राप्त हो जाता है। और 247 के अंतर्गत क्या है, संसद को अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी गई है। 248 में के अंतर्गत 248 में अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है, संसद को दी गई है। 249 में राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। 250 जब अनुच्छेद 356 लागू होता है, यानी कि आपातकाल लागू होता है, तो उस संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को हो जाता है। यह शक्ति 356 के साथ साथ 250 में भी दी गई है। जब 250 जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। 251 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। यानी कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है, केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई कानून प्रभावी होगी, राज्य के द्वारा बनाया गया कानून निश्चित हो जाएगा। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्यों की सहमति से, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से ही कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया जा सकता है। यानी 2 या 2 से अधिक राज्य, जैसे 5 राज्य या 8 राज्य यह सहमति अपनी सहमत से चाहे कि इस विषय पर केंद्र सरकार ही कानून बनाए ताकि सबके लिए समान हो, तो उस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधि या करार के बारे में दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय संधि या करार के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 254 में पुनः दे दिया गया है कि जब विधियों में असंगति होगी तो कानून संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। जब विधियों में असंगति होने पर, यानी कि तालमेल न उत्पन्न होने पर, संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी माना जाएगा। अनुच्छेद 255 में है, अनुच्छेद 255 में यह उल्लेख किया गया है कि सिफारिशों और पूर्व अनुमति के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, मैंने आपको विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक बताया। मेरा इसके बाद का वीडियो होगा प्रशासनिक संबंध या प्रशासकीय संबंध, अनुच्छेद 256 से 263 तक। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा।